मेरा नाम नरेंद्र सिंह। मैं आज आपको समास पढ़ाऊंगा। समास जो है वो हमारे दो शब्दों के मेल से बनता है। सम प्लस में आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना। तो इन दोनों का मतलब हुआ कि पास बैठाना। दोनों का मतलब क्या हुआ? पास बैठाना। इसके बाद आपकी आती है समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर दिया जाए और जो छोटा रूप बनता है उसे हम समास या समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, तो इसका बनेगा आपका रसोई घर। इसके बाद आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण या छोटा रूप। फिर इसके बाद आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। हम समास विग्रह जैसे किसी समस्त पद को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब देखो यहाँ पर दोनों पद अलग अलग है। पहला पद है आपका विद्या, ये भी अलग है। सेकंड पद जो है आपका आलय, ये भी अलग है। और जो विभक्ति लगी हुई है के लिए, ये भी अलग है। जब हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं तो ये बनता है आपका समास विग्रह। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका आता है अव्ययभाव समास, उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास, उसके बाद आपका आता है तत्पुरुष समास, फिर आता है द्विगु समास, इसके बाद आएगा आपका कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास उसके बाद। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपके समास के 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेदों में से हम सबसे पहले जो भेद है आपका अव्ययीभाव समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास की परिभाषा, यानी कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और समस्त पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और समस्त पद अव्ययभाव हो जाता है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्ययभाव समास को समझने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक होता है कि यहाँ पर अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय होता है जो लिंग, वचन, वाच्य, काल, कारक आदि जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं और उनको हम अविकारी भी कह सकते हैं। तो अव्यय, मैं समझता हूं कि आप सभी को अव्यय का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि यथा जो है वो आपका अव्यय है। तो इस यथा को देखकर ये हम बता सकते हैं कि यह आपका अव्ययभाव समास है। तो इसी प्रकार इसका विग्रह क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। इसके बाद आते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीज जो पहचान होती है कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि इसमें अव्ययभाव समास है या नहीं। तो नोट, इधर देखो नोट लिख रखा है मैंने। इसमें जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय या प्रति से शुरू होता है, उसमें सदैव अव्ययभाव समास होता है। अब देखो यथा का उदाहरण आपने पहले ही देख लिया यहाँ पे। अब बचा क्या? प्रति। प्रति का उदाहरण देखेंगे कि प्रतिदिन, तो इसका उदाहरण क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। तो मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो, यथा और प्रति, उसमें हमेशा सदैव अव्ययभाव समास होता है। इसके बाद दूसरा नोट देखेंगे इसमें पहचान का। जब एक शब्द 2 बार आए और वह शब्द अव्यय की
तरह कार्य करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एक आपके एग्जाम में आ जाए कि घर घर, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बीच में इस योजक चिन्ह को देखकर क्या कर देते हैं, द्वंद्व समास कर देते हैं, जबकि आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक शब्द है, दो बार आ रहा है कि घर घर, घर घर आने पर दो बार आ रहा है, तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका विग्रह क्या होगा कि प्रत्येक घर, क्या होगा, प्रत्येक घर। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। इससे आगे एक नोट और दे रखा है पहचान का, कि जिस समास के पहले उपसर्ग लगा रहता है, जिस समास में पहले पद में उपसर्ग लगा रहता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट, तो इसका क्या है, पेट भरकर, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम, अगर आपको फिर भी जितना भी मैंने आपको कराया समास संबंधी, फिर भी कोई भी समस्या हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट पे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट समास के प्रकार जो कि 6 थे, उसका पहला प्रकार हमने पढ़ा। पहला प्रकार था हमारा अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद हम करेंगे द्वंद्व समास। क्या करें, अब हम करेंगे द्वंद्व समास। इससे पहले हमने किया था अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे इससे आगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। बाई चांस अगर कोई बच्चा भूल जाता है कि द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है ऐसे समझने के लिए कि द्वंद्व, द्वंद्व माने होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध। और युद्ध जो है वो हमेशा बराबर वालों में ही होता है। अगर एक व्यक्ति ताकतवर है और एक व्यक्ति कमजोर है, तो कमजोर व्यक्ति की पराजय होनी निश्चित है, इसलिए वो युद्ध करने से डरता है। तो जब दो व्यक्ति ताकतवर होते हैं, जब वो आपस में युद्ध करते हैं, द्वंद्व करते हैं, तो दोनों बराबर के, तो द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, बराबर। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। और भी इसकी कुछ बातें जाननी हो जो ज्यादातर एग्जामिनर पूछ लेता है, बच्चे उन चीजों में उलझ जाते हैं, या फिर किसी टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है, उसके साथ साथ हम इन चीजों को भी जान ले तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। देखो नोट में रखा है, 1 से लेकर 9 तक एवं सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्याओं में भी द्वंद्व समास होता है। जिनके ये परिभाषा समझ में नहीं आई, अंक गणित के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इन संख्याओं को, जो एक सर्कल दे रखा है, इन संख्याओं को छोड़ के जितनी भी 100 तक की आपकी संख्याएं बची, वो सारी की सारी आपकी द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। एक चीज का नोट करें, ज्यादातर एग्जामिनर कहीं भी जाएंगे 100 तक की ही गिनती जो होती है उनमें से ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर बाई चांस से ज्यादा वो पूछ लेता है तो आप अपूर्ण संख्याओं को पहचान लेंगे और उनको पहचान कर आप बता देंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे इसका भी एक उदाहरण है, जैसे देखिए 25 25 20 और 5 25। क्या होता है, 20 और 5 25। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये नोट देखें, इस समास का विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, और या का प्रयोग करते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, तो और लग गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इससे हम पता लगा लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। इसके बाद देखिए आप, यदि पदों की संख्या 3 हो, जरूरी थोड़ी है कि पदों की संख्या आपसे एग्जामिनर 2 पूछे, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, वो उसकी सोच, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछने
वाला है। तो 3 अगर पूछ लेता है तो उसका विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे। देखो यदि पदों की संख्या 3 हो तो किस प्रकार विग्रह करेंगे। देखो लाल बाल पाल इस तरह से आपको एग्जाम में दे दिया तो आपसे बोला जाए कि इसका विग्रह करें तो कैसे करेंगे। लाल कॉमा लगा देंगे, फिर बाल और पाल और लग गया, आप पता लगा लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, इसके बाद आता है वैकल्पिक द्वंद्व। इस उपभेद में पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। विलोम यानी विपरीत, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमार्थी होते हैं। तो इस अगर किसी भी उसमें विलोमार्थी शब्द आ जाए तो आप अंदाजन आप देखकर ही उसे बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है। उदाहरण के लिए देखिए सुख दुख, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है। आप देखिए सुख और सुख का विपरीत क्या दे रखा है, दुख। तो इससे देखने से ही हमें अंदाजा आ जाता है कि ये क्या है, विलोम, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास आएगा। तो देखो विग्रह करेंगे सुख और दुख, इस तरह से भी हो जाएगा, सुख या दुख इस तरह से भी हो जाएगा। इसमें या और लग गया, इसमें या, इससे हम पता लगा देंगे कि इसमें कौन सा समास है। दूसरी बात, आज हम आपको सिर्फ अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास कराए हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कराएं। अगर फिर भी किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया है या किसी को कोई डाउट हो तो मैं लास्ट की वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी को दूंगा जो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। परंतु हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, चाहे हम कम करें परंतु उसे हमें अच्छी तरह से समझ के करना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है आपकी तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।